नमस्कार, मैं हूं राजीव ठोंडिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है। उम्मीद है कि इस मामले में सर्वोच्च अदालत कुछ बड़े दिशा निर्देश जारी कर सकती है। उधर सबूत खंगालने में जुटी सीबीआई लगातार 4 दिन में घंटों की पूछताछ के बावजूद कोर्ट प्रिंसिपल संदीप घोष के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब तक सीबीआई की अलग अलग टीमें लगभग 10 बार उस सेमिनार हॉल की जांच कर चुकी है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कोलकाता में हुई वारदात की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। इस बीच सीबीआई की उस अर्जी को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है जिसमें रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी गई थी। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय के बयानों में विरोधाभास है। सीबीआई का कहना है कि अब तक की पूछताछ में ऐसा लग रहा है कि संजय कुछ छिपा रहा है। सोमवार को सीबीआई की टीम एक बार फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची। सीबीआई हर कोने में वारदात के सबूत तलाश रही है, लेकिन उसकी जांच सेमिनार हॉल पर आकर ठिठक जाती है। 10 से ज्यादा बार सीबीआई की अलग अलग टीम सेमिनार हॉल का निरीक्षण कर चुकी है। रेप मर्डर केस में सीबीआई 4 एंगल से जांच कर रही है। सीबीआई तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से 4 दौर की पूछताछ के बाद भी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की तैयारी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 4 छात्रों से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई इन छात्रों के जरिए उस रात के काले सच तक पहुंचना चाहती है। सोमवार को करीब 7 घंटे तक परिवार के लोगों के बयान लिए गए। परिवार से सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता के करीबी दोस्त कौन थे, वो कौन लोग हैं जिनसे पीड़िता की रोज बातचीत होती थी। चौथा एंगल ये कि सीबीआई टीम ने दिल्ली से कोलकाता पहुंचे सीएफएसएल अधिकारियों के जरिए आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया। इस टेस्ट के जरिए आरोपी के व्यवहार को समझने की कोशिश की गई। आज तक के हाथ लगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा जख्मों के निशान हैं। पीड़िता के साथ बुरी तरह मारपीट की पुष्टि हुई है। जाहिर है वो चीखी चिल्लाई होगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। रेप मर्डर केस में आरोपी को सख्त सजा और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग कर रहे डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं। आज कोलकाता में स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च का प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में उबाल है। इस बीच में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में वो कोलकाता रेप मर्डर और बंगाल के हालात पर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने आज तक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो बंगाल पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि हमने 3 रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन मामले में सिर्फ 1 रिपोर्ट उनको सौंपी गई है। सीवी आनंद बोस आज गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। तो दूसरी तरफ कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल के जिम्मे बंगाल सरकार के खिलाफ रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी है। देखिए, गवर्नर साहब एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। अरे उन्होंने खुद के खिलाफ खुद ही इंक्वायरी एक कमेटी बैठा दिया। उनका जाने पहचाने एक फॉर्मर पौंडीचेरी से लाया उनको, तो वो कर दिया। तो ये क्या है? ये कॉमेडी चल रहा है राजभवन में। अगर वो इनोसेंट है, उनको तो ये कहना चाहिए, आई एम नॉट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ आर्टिकल 361। तो उनको तो कहना चाहिए उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन फेस करने के लिए तैयार है। उसके जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। अभी एक इंक्वायरी रिपोर्ट, किसने इंक्वायरी किया? उनका कमेटी ने। किसका खिलाफ? उनको खिलाफ। कौन इंक्वायरी किया? उनका जाने पहचाने एक आदमी। तो ये पूरा एक कॉमेडी सीरियल चल रहा है राजभवन में। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हम लोग का नजर उस पे है। झीलों के शहर उदयपुर में इस समय बड़ा तनाव है। शुक्रवार को आपसी झगड़े में घायल छात्र के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शहर में जबरदस्त तनाव है।
गली मोहल्लों में पुलिस की तैनाती है। इंटरनेट सेवाएं अगले 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। छात्र की मौत की खबर मिलते हुए उदयपुर में हंगामा मच गया। तमाम हिंदू संगठन अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए, नारेबाजी करने लगे। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से मृत छात्र के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और SC/ST एक्ट में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में राहुल गांधी ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर दिशा निर्देश दिए। राहुल गांधी ने कहा है कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, सिर्फ उसकी सिफारिश पर टिकट नहीं देना चाहिए। टिकट मजबूत पार्टी कार्यकर्ता को दिया जाएगा, भले ही उसका नाम किसी बड़े नेता ने पेश न किया हो। जहां पर पार्टी के नेताओं के जीतने की संभावना है, वहां पर बाहर से आए नेताओं के मुकाबले पार्टी नेता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर उस पर भ्रष्टाचार, महिला या दलित के खिलाफ गंभीर अपराध या गंभीर श्रेणी के केसेस दर्ज हैं तो उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी सर्वे कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी में आए नाम और सर्वे में सामने आए नामों का मिलान करने के बाद ही उम्मीदवार को चुना जाएगा। हमारा कांग्रेस अध्यक्ष के साथ, राहुल जी का साथ, बेसिकली इलेक्शन प्रिपरेशन का मामला हो गया एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे करेंगे, जनरल डिस्कशन, जनरल डायरेक्शन क्या है, उसी तरफ डिस्कशन हो चुका। दिस ओनली। राहुल गांधी एक बार फिर नए अंदाज में दिखे हैं। उन्होंने कैब बुक की और उसके बाद सवारी के लिए निकल गए। इस दौरान उन्होंने कैब ड्राइवर से लंबी बातचीत की, उनके परिवार से फोन पर बातचीत की, फिर कैब ड्राइवर की फैमिली संग वो एक रेस्टोरेंट में गए। कैब ड्राइवर की पत्नी और बच्चों से भी उन्होंने बात की। राहुल गांधी जिस तरह से कैब ड्राइवर और उनके परिवार वालों से बात करते दिखे, उनकी जमकर तारीफ हो रही है। राहुल गांधी ने उबर कैब की सवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया। इस वीडियो में राहुल कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय से उनके अनुभव, उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी लेते दिखाई दे रहे हैं। अभी यूपी कंफर्म पिकअप। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। क्या नाम है? सुनील उपाध्याय जी। अच्छा, कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ, एटा से। उपाध्याय जी, एटा से। कब से चला रहे हो? ये 5 साल हो गए। अगर आपको नहीं लगता कि चुने हुए लोग अमीर होते जा रहे हैं और लार्ज और जो बड़ा मैस है, अब 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं? बस वो वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है इस टाइम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ। इस बीच में झारखंड के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपा सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बन्ना गुप्ता ने अपने एक बयान में कहा कि चंपा सोरेन को सरकार में रहते हुए भीतरघात के इतिहास में याद किया जाएगा। बन्ना गुप्ता ने चंपा सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चंपा सोरेन को सत्ता का लोभ है, इसीलिए कुर्सी जाने पर सरकार गिराने की कोशिशों में जुट गए। जरूर कहूँगा आदरणीय चंपा सोरेन जी को आपके माध्यम से कि आप झारखंड के अच्छे और बड़े नेता थे, लेकिन आपने पता नहीं किनके कहने पर और क्यों और किन परिस्थितियों में, जब आपको हेमंत सोरेन जी ने, गुरु जी ने, हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी ने आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया, फिर आपने किस तरीके से ये सत्ता लोलुपता के तहत जो है आपने विद्रोह कर दिया। फिर आपने उसी मंत्रिमंडल में मंत्री का भी पद ले लिया। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ नाइंसाफी भी हो गई। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये घोषणा पत्र जारी किया गया और कहा कि सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 की बहाली, पाकिस्तान के साथ बातचीत और राजनीतिक कैदियों की रिहाई जैसे 12 गारंटीज उन्होंने गिनाई। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आम लोगों से 1000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिसमें घोषणा पत्र को शामिल किया गया। अनुच्छेद 370 का जिक्र आते ही बीजेपी भड़क गई। बीजेपी का कहना है कि यह घोषणा पत्र देश विरोधी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पुराने काले दिन वापस लाना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 को वापस लाने की बात की है।
और मुझे लगता है कि ना इनका ये हक बनता है और ना ही ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भ्रम फैलाने का कार्य जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रही है। हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। दूसरा, उसने कहा है कि हम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो कानून के तहत जिन लोगों को पकड़ा है तो उनको ये छोड़ने का कैसे कर सकते हैं? वो तो कानून के तहत ही उनको छोड़ा जाएगा। इसके अलावा भी इन्होंने और भी बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो इनके बस की बात ही नहीं है। अब कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी बात करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ बात करने वाले ये कौन होते हैं? मध्य प्रदेश में जिस तरह शिवराज सिंह चौहान को बतौर सीएम चुनावों में लाडली बहना योजना का फायदा मिला था, उसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की भी नजर महिला वोटर्स पर है। रक्षाबंधन के मौके पर शिंदे सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए 40,000 जीरो बैलेंस वाले खाते खोलने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इससे लाडली बहनों को सीधे तौर पर फायदा होगा। मुंबई बैंक के अध्यक्ष और बीजेपी नेता प्रवीण दोरेकेर का कहना है कि बैंक की नीति होगी कि 1,500 रुपए के अलावा महिलाओं को रोजगार भी मिले। बीजेपी और महायुति के नेता इसे चुनावों में भुनाने का प्लान बना रहे हैं। माझी लाड़की बहन योजना हम लोग जीरो बैलेंस अकाउंट करके उनका लाभ देने का प्रयत्न हमारा था और मुझे गर्व है कि 40,000 अकाउंट मेरे गरीब लाडली बहनाओं के जीरो बैलेंस से हम ओपनिंग किए। 1 लाख का हमारा उद्दिष्ट है, क्योंकि मुंबई में 1,000 रुपया बैंक ले रही है। मेरे गरीब महिला बहनों को वो 1,000 भरना मुश्किल था, इसलिए मुंबई बैंक ने निर्णय किया कि यह बहनाओं के लिए जीरो बैलेंस से अकाउंट हम खोलेंगे। बहुत ही ज्यादा खुशी है। आज रक्षाबंधन का उत्सव भी है और जो खुशी, जो आनंद हमें महिलाओं के चेहरे पर दिख रहा है वो देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार से राज्यसभा जाएंगे। कुशवाहा 21 अगस्त को अपने नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है और इंडिया गठबंधन की ओर से एनडीए की ओर से जो प्रत्याशी बनाए गए वो उपेंद्र कुशवाहा है, जबकि दूसरी सीट के लिए बीजेपी का उम्मीदवार होगा। प्रदेश इकाई के द्वारा दावेदारों के नाम शॉर्टलिस्ट करके बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिए गए, जिस पर जल्द ही मुहर भी लग सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही टूट का शिकार बनी जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को चुनौती दी है। चौटाला ने कांग्रेस को राज्यसभा उपचुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने की चुनौती दी है। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के विधायकों के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि 21 अगस्त हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। उन्होंने कहा कि अब तक हमारे 4 से 5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं, यानी कि कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। चौटाला ने सीधी चुनौती दी कि अगर भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी से सांठगांठ नहीं है तो वो राज्यसभा चुनावों में उम्मीदवार खड़ा करें। हम पहले से ही बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा कर चुके हैं। बता दें कि जेजेपी ने कुल 10 सीटें जीती थी, जिसमें से ज्यादातर पार्टी छोड़ चुके हैं।